अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पर अल्लाह की जानिब से ढेर सारी सलामती हो और ढेर सारी बरकत हो। बच्चों, जो चैप्टर्स मैं स्लाइड्स वगैरह पर करा सकता था वो मैंने आपको कंप्यूटर वगैरह पर करवाए फर्स्ट ईयर के, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये उस तरह नहीं पढ़ाया जा सकता जिस तरह मैंने आपको बाकी के चैप्टर्स पढ़ा दिए, ठीक है बच्चा। तो इस चैप्टर के लिए मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हुआ हूँ बोर्ड के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किए जा रहे हैं जनाब। तो सुन लें, क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th का लेक्चर नंबर 1 किसका? चैप्टर 2 का। किसका मेरा बच्चा? चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। और चैप्टर 2 का नेम क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डन। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अब हम लोग स्टार्ट करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, दिलों में इल्म डालने वाला है, दिमागों को रोशन करने वाला है। उस अल्लाह के बाबरकत नाम से हम लोग शुरू करने लगे हैं जी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम, ठीक है जी। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मेरे बच्चे? इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक आज का है जी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करने लगे हैं जनाब? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, और फिर बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें क्यों बायोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, वाई, बायोकेमिस्ट्री क्या है और हम उसको बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, वाई। तो सुन लो जी। पॉइंट 1, बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेरे साथ साथ याद करना मेरा बेटा। नंबर 2, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स और उन केमिकल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस। जानदारों में पाए जाने वाले केमिकल्स और उन केमिकल्स में होने वाले रिएक्शंस हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस in living organisms. Easy मेरा बच्चा। So what define biochemistry? It is the branch of biology which deals with chemical components and chemical processes found in living organisms. Done. और अब हम करने जा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस। क्या मेरा बच्चा? इम्पोर्टेंस। पुत्र जी, बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल है। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी याद आ गया। एंड फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस। अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी करने हैं और आपने फंक्शंस पढ़ने हैं कि मसल हमारा किस तरह फंक्शन करता है, तवज्जो है बेटा। तो अगर आपने क्या क्या एनाटमी या फिजियोलॉजी पढ़नी है पुत्र, वो बायोकेमिस्ट्री के बगैर पढ़ी ही नहीं जा सकती। बायोकेमिस्ट्री के बगैर पढ़ी नहीं जा सकती पुत्र। तो एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए एसेंशियल है कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें। पूछो काई को? क्योंकि ऑल स्ट्रक्चर्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। मत भूलो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़कर एटम्स बने थे, एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स बने थे,
मॉलिक्यूल्स भी कौन से? बायोमॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स पुत्र? बायोमॉलिक्यूल्स। तो जी हाँ, वी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ऑल स्ट्रक्चर्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेरा बच्चा, आओ थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये नीचे आ गए मेरे बच्चों। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, यहां तक के मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड in biochemical terms. In which terms? In biochemical terms. Clear हो गया बेटा? सिर्फ तो फोटोसिंथेसिस को, रेस्पायरेशन को, डाइजेशन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा बायोकेमिस्ट्री के जरिए ही आपको समझाया जा सकता है, वरना इन्हें हम समझा नहीं सकते। अब हम जाएंगे ऊपर। अब हम थोड़ा ऊपर चले गए, ठीक है। लो जी, ये था पॉइंट नंबर 1 सारा। तो पॉइंट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली, इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ लिया कि इट इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑल स्ट्रक्चर्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बायोकेमिस्ट्री। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पर। क्या मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 2 पर नजर आ रहा है मेरे बच्चों को? अब हमने देखना है कि कंपाउंड्स इन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं। लिविंग थिंग्स में कितनी किस्म के कंपाउंड्स हैं भाई? तो 2 किस्म के कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सा? जिसमें CH बॉन्ड्स हो, कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, क्लियर? तो मेरा बच्चा ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड्स। Very important short question. List the organic compounds found inside the living thing. तो आपने क्या कहना है? Carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Clear? दूसरी तरफ आया कि list some inorganic compounds found inside the living things. तो वो है water, carbon dioxide, acids, bases and salts. क्या क्या बच्चों? Water, carbon dioxide, acids, bases and salts. So these are the inorganic substances found in living things, and these are the organic substances found in the living things. Any problem? Clear? Nice. अब point number 3 आया। क्या आया मेरा बच्चा? पॉइंट नंबर 3 कहता है जरा कंपैरिजन तो कर दो, जरा कंपेयर तो करो केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं? तो पता लगा दोनों में कॉमन कंपाउंड्स हैं। नीचे चलते हैं एंड हियर वी गो, हम आ गए। मेरा बच्चा वाटर, क्या? वाटर पुत्र बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मेमेलियन सेल जो यूकैरियोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर इज व्हाट? 70% बैक्टीरियल सेल में है और 70 ही किस में है? यूकैरियोटिक सेल में। 70% ही प्रोकैरियोटिक सेल में है, 70% ही यूकैरियोटिक सेल में है। पुत्र जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्लाह अकबर, अल मशहूर तरीन MCQs।
ये MCQs है मेरे बच्चों, गॉट इट? तो इन्हें इग्नोर नहीं करना। प्रोटीन्स बैक्टीरिया में 15%, मेमेलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3%, मेमेलियन सेल में 4%। लिपिड्स बैक्टीरिया में 2%, यूकैरियोटिक सेल में 3%। डीएनए बैक्टीरिया में 1%, ज्यादा है भाई, और यूकैरियोट में 0.25%। एंड व्हाट अबाउट आरएनए? 6% एंड 1.1%। क्या मेरा बच्चा? आरएनए कितना है? 6% एंड 1.1%। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये हो गया हमारी बुक में, नीचे एक टेबल है वो छोटा सा, वो भी हमने कर लिया, डन। उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे बेटा, कुछ आयंस। तो आयंस में याद रखना है नमजी केक। तो नमजी सोडियम एंड मैग्नीशियम, NaMg, एंड काका कह लो या क्या, ये केक कह लो, CaK, E बस मिसिंग है, तो Na+1, 2+, एंड कैल्शियम भी 2+, इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस। और सबसे नीचे क्या है? कल्सों से मुराद Cl एंड SO4, तो -1 एंड -2 इन सब की है 1%। कितने परसेंट बेटा? 1%। लो जी, हम तो ऊपर ही नहीं गए और मेरे बच्चों को ये तो नजर ही नहीं आया। दोबारा नमजी, दैट इज सोडियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड व्हाट? कैल्शियम एंड सल्फेट। तो ये कितने हैं जनाब? ये है 1%। कितने हैं मेरे बच्चे? 1%। क्लियर हो गया? अब आप अपनी किताब की रीडिंग करें, तब तक मैं बोर्ड को मिटाकर इससे थोड़ा सा अगला लिखते, यानी अगला थोड़ा सा, बस ये मेरे ख्याल है हार्डली 20 मिनट की वीडियो होगी, तो जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन सारा वाइंड अप हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कल पढ़ेंगे। डन मेरा बच्चा? मैं पॉज करने जा रहा हूं, आप लोग रीडिंग करो। जनाब रीडिंग कर ली? चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे है जी नोट। क्या मेरा बच्चा? नोट। एक कपल एक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, हमारे घर औलाद नहीं हो रही, 10 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही। तो वो जनाब डॉक्टर ने कहा कि अच्छा चले मैं आप लोगों के टेस्ट करता हूँ। बेटा जब उसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के टेस्ट किए तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों तो नॉर्मल हैं। तो वो फिर डॉक्टर ने पूछा कि मरीज़ ने पूछा, मरीज़ भी नहीं पे, वो तो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब फिर हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही? तो डॉक्टर ने बताया डाइट लीजिए। क्या लीजिए? डाइट। अभी अभी हमने जिनका जिक्र किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स खाइए। उस कपल ने कहा सर कैसे? उन्होंने कहा भाईजान खाइए, खुराक खाइए। उन्होंने एक डाइट चार्ट दोनों मियाँ बीवी को डाइट चार्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि दोनों मियाँ बीवी ने उन्होंने इन केमिकल्स को इन्वायरमेंट से लिया। इन्वायरमेंट से मुराद बेटा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, उन्होंने बहुत कुछ खाना खाया। क्या खाया बेटा? खाना खाया, और इन्वायरमेंट से लेकर खाया। किससे खाया? इन्वायरमेंट से लेकर। ऑर्गेनिजम्स टेक केमिकल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। फिर क्या हुआ कि उन केमिकल्स, वो जब केमिकल्स पहुंचे उनके ओवरीज और टेस्टीज में, तो पता लगा वहाँ बनने शुरू हुए, टेस्टीज में बने इन्हीं केमिकल से स्पर्म्स, और फीमेल में बना सेहतमंद एग। फिर वो स्पर्म एग के साथ मिलकर जायगोट बना गया। डॉक्टर ने कहा बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपका जायगोट तो बन चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जायगोट को एम्ब्रियो बनाएं, जायगोट को क्या करें? एम्ब्रियो। तो जनाब केमिकल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट लेने नहीं भूलने। माँ को उसने कहा कि अब आपने अच्छी अच्छी खुराक खानी है, क्योंकि यू विल कन्वर्ट देम इनटू केमिकल्स ऑफ लिविंग मैटर। You will convert these chemicals into the chemicals of the living matter. और इस तरह या तो आप बिल्डिंग अप ऑफ न्यू केमिकल मटेरियल्स करोगे,
तो जब बिल्डिंग अप ऑफ न्यू केमिकल मटेरियल्स होगा तो जनाब वो जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से बेबी बन गया, और तो और माशाल्लाह मदर को ठीक ठाक एनर्जी रही। क्या मिलती रही बेटा? एनर्जी। तो ये जो केमिकल्स हम लोग जो खुराक में खाते हैं या हम लोग पानी शानी पीते हैं, ये केमिकल्स बेटा हमारी बॉडी में जाकर हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं, फिर हमारी बॉडी इन केमिकल्स को कन्वर्ट कर देती है इनटू द केमिकल्स ऑफ द लिविंग मैटर। फिर या तो हम उससे बिल्डिंग अप न्यू केमिकल मटेरियल्स कर लेते हैं, या फिर हम एनर्जी क्या होती है बेटा? एबिलिटी टू डू वर्क फॉर देयर नीड्स, हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं मेरे बच्चे? एनर्जी। तवज्जो है बेटा? पुत्र जी, लाइफ अगर कोई जानदार है उसके जाइगोट बनने से पहले, यानी कि स्पर्म्स और एग से कहानी शुरू हुई, स्पर्म और एग मिला, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी, बेबी से बॉय, बॉय से मैन, मैन से ओल्ड मैन, पुत्र मरते दम तक जिंदगी डिपेंड करती है सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज पर विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अंदर सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज हो रही है हमारे अंदर, और बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड। आगे चलकर चैप्टर नंबर 11 में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे तो इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक कितना बड़ा है कि उसने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतने ज़्यादा पेचीदगी और इतनी ज़बरदस्त हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो जी हाँ, हमारी बॉडी में मुसलसल केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ऑल केमिकल एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड द सेल, वो तमाम केमिकल एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही होती हैं, उन केमिकल्स एक्टिविटीज को कलेक्टिवली पुत्र मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? The sum of all chemical activities in a cell, sum of all chemical activities in a cell collectively are called what? Tamam activities, chemical activities going inside the cell are called what? Metabolic reactions, that is metabolism. अब बच्चों, मेटाबॉलिज्म में सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज हैं। ये केमिकल एक्टिविटीज हैं कितनी किस्म की? तो मेटाबॉलिज्म की आगे 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एनाबोलिज्म, दैट इज व्हाट? एनाबोलिज्म। पुत्र एनाबोलिज्म में क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटी छोटी सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर क्या बना दिया जाएगा? ग्लूकोज। देखा? तो सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, simpler substances combine to form complex substances। तो जी हाँ, यहाँ मैंने दिखाया है कि जो सिंपलर वंस हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना देती हैं? कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, लेकिन उसके लिए दे वांट एनर्जी, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो मेरा बच्चा, जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या जाएगी? इसमें एनर्जी जाएगी। क्या जाएगी? एनर्जी। सो इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज व्हाट? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी। सो व्हाट इज एनाबोलिज्म? simple substances combine to form complex substances and it needs energy. It needs what? एनर्जी। अब आ जाओ, सेकेंड फॉर्म है जी कैटाबोलिज्म की। सेकेंड क्या है मेरा बच्चा? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म इसका उलट है बेटा। अगर यहाँ सिंपल आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनी है, जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ कर क्या बना है? ग्लाइकोजन बना है, तो उधर ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज बनाएगा। या आप रेस्पिरेशन कर लो, इसी का उलट के ग्लूकोज टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म, ये देखो, कॉम्प्लेक्स वंस दे विल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, तो इस दौरान एनर्जी निकलती है, तो इट रिलीजेस एनर्जी।
तो मेरा बच्चा, अगर कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है किस में, एनाबॉलिज्म में यूज हो जाती है। तो ये देखो, ये एनर्जी यूज हो रही है, तो इसमें एनर्जी यूज होगी तो इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी, इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। तो याद रखें कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में एनर्जी, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस स्मॉलर में टूटती हैं एनर्जी रिलीज होती है, और जब सिंपल सब्सटेंसेस आपस में जुड़ती हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये देखो, सिंपलर वंस रिकम्बाइन जब होते हैं तो कॉम्प्लेक्स वंस बना देते हैं, और कॉम्प्लेक्स वंस ब्रेक डाउन होकर सिंपलर वंस बना देते हैं। ये अमल चलता रहता है मेरा बेटा, हमारी बॉडी में ये अमल चलता रहता है। कई सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़कर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टूटकर सिंपलर बनाती रहती हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स टूटकर सिंपल में जाती हैं तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और जब सिंपल जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। ले जनाब, लेक्चर नंबर 1 इधर हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 कल आपको मिल जाएगा। गॉट इट? तो साथ साथ पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। आज हमारा इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, अब कल हम कार्बन पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़, अल्लाह के ईमान में रहो और महफूज रहो। खुदा हाफिज़।